अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, फोर्स्ड कन्वर्जन पाकिस्तान में जारी है। मैकडोनल्ड को भी फोर्सफुली कन्वर्टेड इन पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैनर लगा दिया गया मैकडोनल्ड के ऊपर। मैकडोनल्ड को भी मुसलमान कर दिया गया। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान कॉमेडी का बादशाह है, ऐसी ऐसी कॉमेडियाँ करता है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी। ये एम्बेसडर भी रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और अब फॉरेन मिनिस्टर भी बन गए हैं। ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान के दबाव के ऊपर इसराइल जंगबंदी पे मजबूर हुआ। यानी गज़ा का जो सीज़ फायर था वो पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से था। और जबकि पाकिस्तान का यह हाल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्ती से मना किया हुआ है, तो पाकिस्तान उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के एक्स विकेट कीपर और कैप्टन मोइन खान का बेटा है, आज़म खान, जो इंटरनेशनल 20 लीग्स खेलता है। अभी पाकिस्तान में मैच के दौरान इसने अपने बैट के ऊपर गज़ा का फ़लस्तीन का झंडा लगाया था। इसके ऊपर जुर्माना लगाया है पीसीबी ने, और करेक्ट भी है। जब महेंद्र सिंह धोनी आर्मी का एक टैग अपने ग्लव पे लगाता है तो उसको उतारा जाता है, मैच में नहीं पहनने दिया जाता। तो फिर ये चीज़ें क्यों? अजीज़ दोस्तों, लतीफ़े की ही बात आती है तो ये पाकिस्तान के प्राइम टीवी का एंकर है साबिर शाकिर। इसने ये एक फेक पोस्ट को ट्वीट किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिखाया गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये पोस्ट की है कि चेयरमैन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप की विक्ट्री को इमरान खान के नाम कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान से हमारी टीम बहुत कुछ सीखना चाहती है क्योंकि वो एक महान कैप्टन थे। वो ऑस्ट्रेलिया जिसने 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जिसके रिकी पोंटिंग ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं और एक और वर्ल्ड कप में एज ए प्लेयर भी था। वो फेक पोस्ट के ऊपर मज़े की बात यह है कि 2,07,000 व्यू हुए हैं और इसको 4,800 लोगों ने रीपोस्ट किया है, 14,000 ने लाइक किया है। ये है इस कौम का हाल। अजीज़ दोस्तों, मैं आज एक वीडियो देख रहा था खादिम रिजवी की, खादिम गालवी जो मर गया लब्बैक का। लंबी चौड़ी वीडियो थी, मैं आपको शेयर नहीं करना चाह रहा। उस वीडियो में वो खुतबा दे रहा था खालिस्तानियों के, सिखों के ऊपर, और के सिख ये वो। उसमें बीच बीच में वो अरबी कुरान और हदीसें अरबी में बताता था। तो एक तकरीबन उसमें 1.5 मिनट का इसने अरबी में कुरान और हदीस पढ़ी और बीच बीच में लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अच्छी खासी अरबी जानता हूँ, मेरी समझ में वो अरबिक नहीं आई। उन लोगों को, जाहिलों को समझ कुछ नहीं आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक आदमी पाकिस्तानी जाता है सऊदी अरब, तो एक सऊदी से इसका झगड़ा हो जाता है। सऊदी इसको माँ बहन की गालियाँ देता है अरबी में, तो इसको तो अरबी आती नहीं थी। वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह और उसके हाथ चूमने लगा। वो अरबी हैरान कि मैं इसको गालियाँ दे रहा हूँ, ये मेरे हाथ चूम रहा है और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहा है। तो एक दूसरा पाकिस्तानी था, उसको अरबी आती थी। वो उसको कहता है कि भाई साहब ये तुम्हें गालियाँ दे रहे हो। कहता अच्छा, मैं समझा कुरान पढ़ रहा है। हमारे यहाँ इवन हाफिज कुरान की भरमार है जिन्होंने कुरान हिफ्स कर लिया है, अरबी नहीं आती। और फिर अरबिक की भी बात यह है कि अरबिक के 50 डायलेक्ट हैं। आप हिंदी में देखें तो आप हिंदी को देख लें, भोजपुरी अलग है। हर 50 किलोमीटर बाद तो एक नया डायलेक्ट हिंदी का आ जाता है। आप हरियाणा में जाएंगे वो मुख्तलिफ किस्म की हिंदी है, आप लखनऊ में जाएंगे वो मुख्तलिफ किस्म की हिंदी है। इसी तरह अरबिक के डायलेक्ट मुख्तलिफ हैं। और कुरान की जो अरबी है उसको अरबिक फुसहा कहते हैं। अरबिक फुसहा मतलब बिल्कुल ही पुराने ज़माने की अरबिक, जो कि अरब भी इतना ज़्यादा समझ नहीं सकते, उनमें कई चीज़ें। क्योंकि एक मिसाल है कि एक अच्छा खासा कराची में पढ़ने वाला, उर्दू बोलने वाला
उसको कोई गाड़ी उर्दू बोलेगा ना तो उसकी समझ में नहीं आएगी। जैसे पाकिस्तान का नेशनल एंथम है वो तकरीबन फारसी में है, क्योंकि असल जो उर्दू थी वो पर्शियन से और हिंदी का मिक्सचर था, क्योंकि मुगल्स पर्शियन स्पीकिंग थे। और मुगल्स जब इंडिया आए थे तो उर्दू और हिंदी को मिक्स करके फारसी और हिंदी को मिक्स करके एक ज़बान बनाई गई थी जिसका नाम उर्दू पड़ा था। तो कोई गाड़ी उर्दू बोलेगा तो उर्दू दानों को भी समझ में नहीं आएगी। तो ये अरबी का हिसाब किताब था। अजीज़ दोस्तों, तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर ऑफिशियल हैं कलीमुल्ला, उन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। इन्होंने कहा कि अंग्रेज जिन्ना को लाए थे 4 कुत्तों के साथ और उनके हवाले पाकिस्तान किया। ये तो बंगाली इज्जत वाले थे कि वो पाकिस्तान से अलग हो गए। अब पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को डिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पख्तूनिस्तान से। ये अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गए हैं। और बार बार मैंने आपको कहा कि ये जिन रेफ्यूजीज़ के नाम पे जिन पख्तूनों को वापस भेज रहे हैं ना, वो इनके लिए मुसीबत बनेंगे और ये बिल्कुल मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसकी मिसाल ये ले लें कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि बन्नू डिस्ट्रिक्ट पख्तूनख्वा में बक्का खेल के एरिया में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है और जिसमें 2 सिविलियन मारे गए और 10 लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें कई सोल्जर्स भी ज़ख्मी हैं। बल्कि बताया तो ये जाता है जो वहाँ के लोकल आई विटनेसेस हैं कि कई फ़ौजी मारे गए हैं। लेकिन डिप्रेशन इतना पाकिस्तान की फ़ौज में है, नीचे के लेवल के सोल्जर्स रोज़ की बुनियाद पे मर रहे हैं। आपको मैं रोज़ की वीडियो में 2-3 ऐसे वाक़यात बताता हूँ जिसमें टेररिस्ट भी मर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स भी मर रहे हैं। अब जैसे ये है जैश मोहम्मद का टेररिस्ट रिक्रूटर यूनुस खान को बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा में मार दिया गया और ये रिक्रूटमेंट करता था जैश मोहम्मद के लिए टेररिस्टों की। और पाकिस्तान में इस वक्त टेररिस्ट और नीचे लेवल की आर्मी के लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और पाकिस्तान आर्मी के अंदर खाने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। ये जैसे ISI का चीफ था जनरल नदीम अंजुम, इसके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी हो रही है 408 इंटरनल बटालियन की तरफ से कि इसने ऐसे एक्शन किए जिससे ये साबित होता है कि इसने मिलिट्री में बगावत करने की कोशिश की और आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इसने बगावत की प्लानिंग की। बगावत करके वो ख़ुद आर्मी का चीफ बन जाना चाहता था। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि वो अपने असल काम कर नहीं पा रही और सिक्योरिटी की तरफ और नॉन सिक्योरिटी इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं इनके जनरल्स और ऑफिसर्स। नीचे का लेवल का तो कुर्बानी का बकरा बना हुआ है, बलि का बकरा बन के उनको तो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अब जैसे एक नई कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेड बाय 3 स्टार आर्मी जनरल, जो टैक्स बेस को बड़ा करेगी। भाई दुनिया के कौन से मुल्क में टैक्स के मामलात, इकोनॉमी के मामलात में आर्मी को इन्वॉल्व किया जाता है। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो के एंड पे मैं आपके सामने एक साहब की एक वीडियो रख रहा हूँ जिसमें वो डिटेल में बता रहे हैं कि मियांवाली में क्या हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली पे जो हमला हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 ऑफ ग्राउंड हवाई जहाज़ तबाह हुए थे और कोई मरा नहीं था। ये डिटेल में आप सुनिएगा, वो वीडियो काफ़ी वो उस पर रिसर्च करके उन साहब ने ये वीडियो बनाई है। अज़ीज़ दोस्तों, 26/11 आया और गुज़र गया। आपको याद होगा कि पिछले साल 26/11 से 1 महीने पहले मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप सपोर्ट करें तो मैं पाकिस्तान हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट भी करूंगा और एक डिस्प्ले वैन पूरे लंदन में चलाऊंगा। और वो आप लोगों की सपोर्ट से हमने डिस्प्ले वैन भी पूरे लंदन में चलाई और हमने 26/11 का प्रोटेस्ट भी रखा पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, जिसमें
100 से ज़्यादा लोगों ने, 150 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी। इस बार मैंने ये इसलिए नहीं किया कि एक तो ये कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा मैं फंसा हुआ हूँ और कुछ क्राइसिस में चल रही है लाइफ, तो उन क्राइसिस में मैं कर नहीं सका। ये नहीं है कि मेरा दिल उसकी तरफ जाता नहीं है। 26/11 एक ऐसा वाक़या है जिसको हम भुला नहीं सकते। अज़ीज़ दोस्तों, जिनीवा यूनाइटेड नेशंस के सामने हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने 26/11 के हवाले से एक फ़ोटो डिस्प्ले रखा था जो 26/11 के सुबह से लेके रात तक कंटिन्यूस चलता रहा और लोगों ने उसको वॉच भी किया, लोग उसकी फ़ोटोज़ भी बना रहे थे लोगों। और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र्स थे इस फ़ोटो प्रोटेस्ट का, उनको सवालात भी करते रहे और वो दुनिया को बताते रहे। कई डिप्लोमेट वहाँ से गुज़र रहे थे, उनको बताया गया कि 26 नवंबर 2008 को इंडिया के इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई में क्या आतंक मचाया गया था और उसमें 166 जानें गई थीं, जिसमें भारतीय भी थे और कई इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग भी थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज से। 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। 3 दिन तक वो इंसानियत, एंटी ह्यूमैनिटी नंगा नाच होता रहा। पाकिस्तान से चलने वाले 10 टेररिस्ट भारत के शहर मुंबई में घुस जाते हैं और वहाँ पे डबल साजिश थी। एक तो इकोनॉमिक हब को नुकसान पहुंचाना था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को तबाह करना था, वहाँ पे लोगों को जो कि इतने ज़्यादा पूरी दुनिया से सेलिब्रिटीज़, मीडिया के लोग, फिल्म फैटर्निटी, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन इन मुंबई आते थे, उनके अंदर एक डर पैदा करना, इकोनॉमिकली भारत को नुकसान पहुंचाना। और दूसरा ये था कि ये सारा मुद्दा हिंदुओं के नाम पे डालना था कि ये हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के लोग थे जिन्होंने ये किया था। ये हमारे महान सैनिक थे पुलिस के, हमारे तुकाराम ओम्बले जी, जिन्होंने अजमल कसब को ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया। 23 गोलियां उनको लगीं, लेकिन उन्होंने अजमल कसब को गिरफ्तार कर लिया। 9 टेररिस्ट मारे गए थे। अगर कसब भी मारा जाता तो इन्होंने अपने हाथ पे ऐसी निशानियां रखी थीं और इस तरह का गेटअप इनका था कि ये मुद्दा जा रहा था हिंदुओं के ऊपर कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म ने ये सब किया है। और उसमें फिर उस वक्त की कांग्रेस सरकार के नेता लोग और काफ़ी लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे। महेश भट्ट जैसे लोग, जिसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हमेशा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में रहा है, ये लोग भी उसको फ़ौरन अप्रूवल दे रहे थे कि ये हिंदुओं की वजह से है, ये आरएसएस ने किया था, ये था वो था। लेकिन बहरहाल ये दिन एक हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारे भारत के पड़ोस में एक आतंकवादी देश है जिसकी शुरू से लेकर आखिर तक टोटल पॉलिटिक्स एंटी इंडिया, भारत के ख़िलाफ़, भारत को तबाह करने के ऊपर लगी रहती हैं और उनका इसके अलावा कोई काम नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, इज़राइल ने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली। भारत ने इज़राइल से कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप लश्कर तैयबा को डेजिग्नेट करें एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मसला ये, और भारत ने इसलिए कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि इज़राइल सिर्फ उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है जो इज़राइल के ख़िलाफ़ काम करती हैं, जो इज़राइल के अराउंड में काम करती हैं। उस रीजन की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इज़राइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है ऑफिशियली। लेकिन ये लश्कर तैयबा को इन्होंने किया है जो कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की क्रिएटेड, नर्चर्ड, फाइनेंस, ट्रेंड एंड प्रोड्यूस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इज़राइल ने साफ कहा है कि लश्कर तैयबा वॉज द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 26/11/2008 अटैक्स और इनको हम टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, जिस पे भारत ने इनका शुक्रिया भी अदा किया है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के
ऊपर एक क़यामत तो चल ही रही है, और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और इनवॉलेंटरी डिसअपियरेंस है ना, वो पिछले 60-70 सालों से चल रहा है। और जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो गज़ा के टेररिस्ट हमास के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने कभी भी बलोचों को इंसान भी नहीं समझा, मुसलमान तो दूर की बात है। अभी तुर्बत के इलाके बलोचिस्तान में आर्मी ने कहा कि हमने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और हमने 3 टेररिस्ट मार दिए गए, जिसमें फिदा शाहीन चौक पे प्रोटेस्ट भी हुआ इनके खिलाफ, क्योंकि बालाच मौला बख्श बलोच की फैमिली कह रही है कि ये कोई इनकाउंटर नहीं था। बालाच मौला बख्श 29 अक्टूबर को पाकिस्तान आर्मी हमारे घर से ही उसको गिरफ्तार करके ले गई थी और उसको टॉर्चर करके मारा गया है, और फेक इनकाउंटर में ये चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं, जिसको बैक करती है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आसमा जहांगीर भी चेयर करती रही हैं जब वो ज़िंदा थीं, और वो हमेशा एक बैलेंस्ड ह्यूमन राइट्स के हवाले से रिपोर्ट्स देता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को एक प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और बलोचिस्तान में ख़ास तौर पे कैच और इसके सराउंडिंग एरिया में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्टेट फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी पब्लिक को, अपने आम सिविलियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ना कि उनका एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर करें। अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है आपके सामने। वीडियो देखिए, ये इन साहब की वीडियो है जिन्होंने काफ़ी डिटेल में मियाँ वाली अटैक के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जो आप हैरान होंगे कि किस तरह पाकिस्तान की आर्मी डिसइंफॉर्मेशन फैलाती है और किस तरह इनके अंदर एक तबाही की लहर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे आज की इस वीडियो में रिसेंटली जो मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है दहशतगर्दों का, उसके ऊपर आपसे बात करनी है। हमें ये बताया जा रहा है ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से कि इस हमले में 9 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो गए हैं, 3 ग्राउंडेड तैयारों को नुकसान पहुँचा है और फ्यूल बाउज़र को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले कि मैं स्पेसिफ़िकली इस हमले के ऊपर आपसे बात करूं, मुझे पाकिस्तान के मीडिया में 15 साल गुजारने का मौका मिला, 2008 से लेकर 2023 तक, और उससे पहले भी मैं न्यूज़ को फॉलो करता रहता था। तो 2003 में उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बयान दिया था कि हम अनकरीब दहशतगर्दों की कमर तोड़ देंगे। ठीक 5 साल के बाद जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने 2008 में ये बयान दिया था कि हम अनकरीब दहशतगर्दों की कमर तोड़ देंगे। उसके भी ठीक 5 साल के बाद 2013 में जनरल राहील शरीफ ने भी कौम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि हम अनकरीब दहशतगर्दी की कमर तोड़ देंगे। और उसके ठीक 5 साल के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे अपने वक्त के, उन्होंने भी यही पैगाम दिया था कि हम अनकरीब दहशतगर्दी की कमर तोड़ देंगे। और अब 2023 में जनरल आसिम मुनीर, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका भी यही कहना है कि हम अनकरीब दहशतगर्दी की कमर तोड़ देंगे। ऑपरेशन ज़रबुल अज़्ब हो, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, किसी भी किस्म के ऑपरेशन के नाम पर फ़ौज ने जब कौमी ख़जाने से अरबों डॉलर निकलवाए हैं और अभी तक इस फ़ौज का अनकरीबी ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि बाकायदा कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जिसके मफाद में है कि दहशतगर्दी की ये जो वेव है बरकरार रहे। जो लोअर रैंक्स के जवान होते हैं, मैं उनकी शहादत के ऊपर दिली अफसोस का इजहार करता हूँ, लेकिन मैं जो बड़ी गेम है उसके ऊपर इस वीडियो में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि
आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें ये भी बताया जाता है कि हमारी जो ISI है वो दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, तो इवन दहशतगर्दों का उस एयर बेस तक पहुंचना और उनका एक मकसद होता है कि हमने ज़िंदा फ़ौज के हाथ नहीं आना, वो उस मकसद में भी कामयाब होते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचाना है, वो इस मकसद में भी कामयाब होते हैं। और आप ये देखिएगा कि इतनी तमाम तर ट्रेनिंग के बावजूद भी हमारी जो फ़ौज है वो ब्लैक मार्केट से आज तक बेहोशी की गैस नहीं ख़रीद सकी कि उस इलाके को गैस करके आप किसी भी दहशतगर्द को ज़िंदा पकड़ लें और उसको कौम के सामने पेश करें और बताएं कि इसके दहशतगर्दी के जो नज़रियाती डांडे हैं वो कहां पर जाकर मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की नई वेव है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो सिक्योरिटी के नाम पर मज़ीद फंड्स डिमांड करेंगे, मज़ीद वॉक थ्रू गेट्स डिमांड करेंगे, मज़ीद मेटल डिटेक्टर्स डिमांड करेंगे। और मुझे यहाँ पर वो शेर भी याद आ रहा है कि हर साल हिफाजत की बढ़ा देता है कीमत, सालार वो ताजिर है जो डर बेच रहा है। आप सबको याद होगा कि 22 मई 2011 को कराची की शारा फैसल के ऊपर जो पाकिस्तान नेवी की जो मेहरान बेस थी उसके ऊपर भी इन लोगों ने अटैक किया था। उसके बाद 8 जून 2014 को कराची एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था। फिर दिसंबर 2014 में APS पेशावर हुआ था। और अभी रिसेंटली ये वाक़या इस बात को साबित करता है कि अगर ये सो कॉल्ड दहशतगर्द और इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इंटरनल एलिमेंट्स की अगर किसी किस्म की सपोर्ट भी हासिल नहीं है तो मैं उस ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर दाद देता हूँ जिससे ये दहशतगर्द अपनी रीढ़ की हड्डी जुड़वाते हैं, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। भाई अगर आपने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है तो इन दहशतगर्दों का जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होने से पहले आपको इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला हुआ करते थे रहमान मलिक, एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भोलपन में उनके मुंह से निकल गया कि दहशतगर्द बहुत ट्रेंड थे। तो एक सहाफ़ी ने उनको चोट की कि फिर आप कब अपनी फोर्सेस को उनके पास भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। उसी रहमान मलिक साहब ने एक तरीका डिवाइस किया। पहले ये लोग माना करते थे हाँ जी इंटेलिजेंस फेलियर है, हाँ जी सिक्योरिटी लैब्स है, हाँ जी हम अपने इंतज़ामात को बेहतर करेंगे। अब इन्होंने नॉमनक्लेचर ही तब्दील कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। इन दहशतगर्दों का इरादा 100 बंदे मारने का था, इनकी वजह से सिर्फ 10 बंदे मरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी जो जंग अखबार की हेडलाइन है उस हेडलाइन को बहुत साइकोलॉजिकली हैंडल किया जाता है कि दहशतगर्दों का एयर बेस के ऊपर हमला नाकाम। भाई हमला हुआ, आपको नुकसान हुआ, दहशतगर्द आपके हाथ जिंदा नहीं हुए, तो मुझे ये बताइए कि ये हमला कैसे नाकाम है और इस हमले को होने देने के अंदर जो सिक्योरिटी लैब्स है, जो इंटेलिजेंस फेलियर है, उसका जिम्मेदार क्या चेयरमैन वापटा है, उसका जिम्मेदार क्या चेयरमैन वासा है, उसके ज़िम्मेदार डायरेक्टली आपकी वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो कि रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह तो लेती हैं लेकिन वो रियासत पाकिस्तान से बाला अपने मफादात, जो अपनी बिग डर्टी गेम है उसे पूरा करने के लिए इस तरह के जो मामलात हैं वो करवाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये मामला कब रुकेगा। तो मुझे नहीं लगता ख़वातीन और हज़रात कि अनकरीब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक मसला नहीं धंधा है। आज की वीडियो देखने के लिए पाकिस्तान को किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने अपने लिए इतने अंदरूनी तौर पे दुश्मन क्रिएट कर लिए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान दी कंट्री की तबाही लाजमी है और बहुत जल्द है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।